नमस्कार, मैं नमन परसाई। आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भील जनजाति का परिचय। जो आपका टॉपिक है, इसका संबंध आपके एमपीपीएससी प्रीलिम्स के यूनिट 10 से है। इसकी शुरुआत हम कल कर चुके हैं। कल हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, है ना। मध्य प्रदेश में जो जनजातियां निवास करती हैं उनका भौगोलिक विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, और मध्य प्रदेश में कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं उनको डिस्कस हम कर चुके हैं। आज हम उन सभी जनजातियों को बारी बारी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। शुरुआत हम कर रहे हैं भील जनजाति से। इसके बाद जो आपकी रिमेनिंग होगी उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भील जनजाति के बारे में। उनका जो बेसिक फैक्ट्स है उनको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कुछ मुख्य जनजातियां हैं जो एमपी में निवास करती है। कल हमने पढ़ा था। जैसे आपकी भील है, भील सबसे बड़ी जनजाति है, 39% भाग में निवास करती है जनजातियों के प्रतिशत के अंतर्गत। इसके बाद में गौंड है, फिर बैगा है, सहारिया है, कोरकू है ना। इसके बाद में अगारिया है, कोल है, बहुत सारी है, माड़िया है ना। इसके बाद में आपकी गोंड है। तो बेसिक जितनी भी है सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। शुरुआत हम कर रहे हैं भील जनजाति से, जो कि सबसे बड़ी है। चलिए बात करते हैं। देखिए, अब सबसे पहले प्रश्न आता है, क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया है कि जो भील जनजाति है मध्य प्रदेश के कौन से भाग में, है ना, कौन सी दिशा में निवास करती है। तो देखिए, ये आपका ये रेड पार्ट है, आपका जो ब्लू ये गुलाबी वाला पार्ट है। तो जो भील जनजाति है ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में निवास करती है ना। जो आपका झाबुआ है, अलीराजपुर है, धार है, जो आपका खरगोन, इस क्षेत्र में भील जनजाति निवास करती है। ठीक। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि जो शब्द है भील, ये कहाँ से आया। ये जो आपका शब्द है भील कहाँ से आया। देखिए, इसके दो माध्यम है, इसको दो सोर्स हैं। एक तमिल का है, एक तमिल से माना गया है, एक संस्कृत से माना गया है। ठीक है। तमिल में एक शब्द है बील, जिसका मतलब होता है धनुष। अब चूंकि ये लोग धनुष बाण में निपुण हैं, धनुष बाण में निपुण है, इसलिए जो बील शब्द है इनसे जोड़ा गया और बील से बना भील। ठीक। तो एक शब्द आपका बन गया तमिल। चूंकि तमिल में बील का मतलब होता है धनुष, इसलिए इनको भील कहा गया। बात क्लियर है। और दूसरा आपका शब्द सोर्स है संस्कृत। संस्कृत में शब्द है भिल्ल। क्या है? भिल्ल। और भिल का मतलब होता है तीर। ठीक। तो चूंकि ये लोग धनुष बाण में निपुण थे, इसलिए तीर को जोड़ा गया भिल से और ये भील बन गया। तो इसके दो माध्यम माने जाते हैं, तमिल और संस्कृत। तमिल में बील और संस्कृत में भिल्ल। ठीक। ज़्यादा इसका डिस्कशन होता है, लेकिन इस संस्कृत का भी ये सोर्स माना गया है। ठीक है। तो ये भील शब्द कहाँ से आया, आपको क्लियर हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं। आगे हमने लिखा हुआ है, चलिए सामान्य परिचय पढ़ लेते हैं पहले, है ना। देखिए, जो भील शब्द अभी बड़ा हमने, भील शब्द आपका जो द्रविड़ भाषा के बील शब्द से आया है, जिसका अर्थ है धनुष। ठीक। अब धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इनका नाम भील पड़ गया। हम बता चुके हैं इस बारे में। आगे देखें, भील जनजाति को जो अब क्वेश्चन ये भी आता है कि इनका संबंध किस प्रकार की कहाँ से है। तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड परिवार से, किस परिवार से ये आते हैं, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड परिवार से ये आते हैं। इनका संबंध प्रोटो ऑस्ट्रोलाइड से है। ये कई बार पूछा गया है, आगे भी आ सकता है। आगे देखें, जो भील जनजाति अधिकांशतः मध्य प्रदेश के पश्चिमी जो जिले हैं वहाँ पर निवास करती है। जैसे देखेंगे आपका झाबुआ है, अलीराजपुर है, धार, रतलाम, नीमच, है ना, बड़वानी, खंडवा, खरगोन वाले क्षेत्र में निवास करती है। अब इसमें देखा गया है कि जो इनकी बॉर्डर से लगे राज्य हैं, इनका जो बॉर्डर से लगे राज्य हैं, जैसे आपका महाराष्ट्र नीचे है ना, इसके बाद फिर आपका गुजरात है बाजू में, फिर राजस्थान है। तो इनकी जो बॉर्डर से लगे राज्य हैं, तो वहाँ पर भी इनका निवास है। क्या लिखा है? महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में भी इनका ये पाई जाती है ना। चूंकि भाई सिंपल सी बात है कि जो इनके आसपास के राज्य है वहाँ पर भी इनका निवास है। ठीक। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में इनका निवास है। और जिले कौन कौन से हैं आपने देख लिया। ठीक। इतना आपको क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, क्योंकि ये 39% है। जितनी भी जनजाति हमारे एमपी में, उनका 39% अकेले भील का है, इसलिए इसको सबसे बड़ी जनजाति माना गया है मध्य प्रदेश की। क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपजातियां, अभी डिस्कस किया आपने, क्या था, इनकी जो उपजातियां हैं वो भील है, भिलाला है, रथिया है, पटलिया है, बैगास है। भील, भिलाला, रथिया, पटलिया, बैगास, ये मुख्य जनजातियां हैं। भील, उसके बाद और भी हैं, भील, बारेला, पटलिया, पटेलिया जो भी है, राठिया, रथिया,
बैगास, पालवा, उमड़ी, ये की मुख्य जनजाति है। जो मुझे याद है वो भील, भिलाला, रथिया, पटलिया, बैगास, ठीक, बारेला, उसके बाद फिर आपका पालवा, उमड़ी इसमें अलग से ऐड हमने की है, ठीक। तो ये मुख्य इनकी उपजाति है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी जो है ऑप्शन में कौन सी जनजाति है जो आपकी भील की उपजाति है, या फिर इनमें से कौन सी जनजाति है जो इनमें से जो ऑप्शन 4 ऑप्शन होंगे ये किस जनजाति की उप जनजातियां हैं, तो आपको याद होना चाहिए। आगे देखें, भीलों में भिलाला सबसे बड़ी उपजाति है। अब क्वेश्चन आएगा कि ये जो भील की उपजातियां हैं, भील, भिलाला, रथिया, पटलिया, बैगास, इनमें से सबसे बड़ी उपजाति कौन सी है, तो भी भिलाला जो है सबसे बड़ी उपजाति है, ध्यान रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अब देखें इसमें उमड़ी समूह के लोग इस्लाम धर्म को, बेसिकली भील में जो लोग इस्लाम धर्म को कबूल कर लेते हैं या फिर इस्लाम धर्म को मानते हैं उनको हम उमड़ी समूह के लोग मानते हैं। तो बेसिकली ऐसा मानते हैं कि उमड़ी समूह जो होता है, इस एक मिनट में ऐसा होता है कि जो आपका उमड़ी समूह है, जो आपका उमड़ी समूह है वो इस्लाम धर्म को मानता है, मतलब भील के अंतर्गत ही उमड़ी समूह होता है, वो बेसिकली इस्लाम को मानने वाला है, ध्यान रहेगा आपको। चले आगे देखें, उज्ज्वाला भील, एक आपके होते हैं उज्ज्वाला भील, क्या होते हैं इनको, जो उज्ज्वाला भील होते हैं इनको पूर्ण भील कहा जाता है, और एक होते हैं अर्ध भील, ठीक। एक होते हैं आपके तो जो आपके कोटरा भील होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक आपके होते हैं उज्ज्वाला भील, इन्हें पूर्ण भील बोलते हैं, एक आपके होते हैं कोटरा भील, इन्हें अर्ध भील कहा जाता है, ठीक। तो पूर्ण भील और अर्ध भील किसे कहा जाता है, इसको डिस्कस हमने कर लिया है, आपको याद होना चाहिए, इसको आप अपने नोट्स में लिख लें। अगला आपका है रतनमाल। ये कौन होते हैं, वे भील जो पिछली 7 पीढ़ियों से एक साथ रह रहे हैं, पिछली बहुत लंबी पीढ़ी से, बहुत लंबे समय से साथ रह रहे हैं, एक साथ ही रहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं रतनमाल, ध्यान रहेगा आपको। तो रतनमाल का संबंध किस जनजाति से है, भील से है, ध्यान रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इनका सामाजिक जीवन इनका कैसा, देखो तो इनका जो मकान होता है, इनका जो मकान जहां पर रहते हैं उसको बोलते हैं कू, ठीक, इनको कू बोलते हैं। और इनका जो निवास स्थान होता है, जब साथ में रहते हैं लोग, एक इनका जो मकान है उसको कू बोलते हैं, और जो इनका निवास का स्थान होता है जहां पर सभी साथ में रहते हैं उसको बोलते हैं फाल्या। क्लियर है बात, मकान कू हो गया और जो निवास स्थान उसको बोलते हैं फाल्या। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भील जनजाति का जो प्रिय खाद्य पदार्थ है वो आपका है मेजी। क्या है, मेजी। अभी कैसे बनता है इसको हम डीप में कोई मतलब नहीं है, मेजी आपका इनका मुख्य। मक्का, गेहूं की जो रबड़ी होती है ना, उसको सुबह भोजन में ये प्रयोग करते हैं। सुबह भोजन में क्या खाते हैं लोग, गेहूं और मक्का की राबड़ी, इसके मिक्सचर से जो राबड़ी बनती है उसको खाते हैं, ठीक, ध्यान रहेगा। आगे देखो, देखिए इनका एक पेय पदार्थ है, इसको ताड़ी बोलते हैं। ये ताड़ी बनाते हैं, इसको बेचते हैं, ये इनका व्यापार का हिस्सा भी है, इससे इनकी इनकम भी होती है, ठीक। तो ताड़ी इनका जो पेय पदार्थ है ये इनका बहुत फेमस है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ताड़ी का संबंध किससे है और ताड़ी किसका पेय पदार्थ है, किस जनजाति का पेय पदार्थ है, तो आंसर आपका भील है। ये इनके आर्थिक जीवन में भी इसका काफी महत्व है। ताड़ी ये बनाकर बेचते हैं, इससे जो इनकम होती है वो उनका आर्थिक गतिविधि में काम आती है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखें भील जनजाति के विवाह की बात हो रही है, तो इनके विवाह में कितने प्रकार के होते हैं, देखो इनमें विवाह जो है भगोरिया विवाह होता है, जो बेसिकली हरण विवाह इसको मानते हैं। इसमें जो लड़का होता है वो लड़की को भगाता है इसको। अगला देखो आप, गोल गधेड़ो, ये प्रेम विवाह होता है। इसके बाद लोगड़ा लाड़ी विवाह होता है। इसके बाद नात्रा विवाह होता है। बेसिकली नात्रा विवाह जो है बेसिकली विधवा विवाह होता है, जो महिला विधवा हो जाती है तो अगर वो विवाह कर रही है तो उसको नात्रा विवाह कहते हैं। इसके बाद बहुपत्नी विवाह इनके इसमें प्रचलित है, मतलब एक व्यक्ति कई शादियां करता है तो उसको बोलते हैं बहुपत्नी विवाह, ठीक। तो बहुपत्नी विवाह भी इनमें प्रचलित है, उसको मान्यता दी गई है। सरकार ने भले मना किया लेकिन इनके समाज में मान्यता है। अब देखिए आलेख सामाजिक संगठन, इनका जो सामाजिक संगठन है उसको देखें आप। सबसे पहला आपका है भील जनजाति में के जो गांव होते हैं तो इनका जो मुखिया है उसको गमेती बोलते हैं या पंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गमेती या पंच, है ना। मुखिया को गमेती या पंच बोलते हैं। ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है कि भाई इनका जो मुखिया है उसे किस नाम से जाना जाता है। अब देखिए इनके समाज में कुछ वर्ग है जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे पटेल और पुजारा। पटेल और पुजारा जो सांस्कृतिक गतिविधि होती है ना, जो सांस्कृतिक गतिविधियां होती है उनको मैनेज करते हैं। अब इसके बाद आपके अगले होते हैं कोटवार, तो आपके जो व्यवसाय का कार्य होता है, जो आर्थिक गतिविधि होती है उनको मैनेज करते हैं ये। उसके बाद अंतिम होते हैं बड़वा, तो जो आपकी तांत्रिक झाड़ फूक का जो कार्य होता है, जो तांत्रिक होते हैं उनको बोलते हैं बड़वा, ठीक है। तो पटेल, पुजारा, कोटवार और बड़वा 3 इनमें वर्ग होते हैं।
ध्यान रहेगा आपको। आगे देखो, इसके बाद भील जनजाति के जो वयोवृद्ध जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको इसमें डाहला के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? डाहला। देखो उसमें क्या लिखा है, डाहला इन्हें कहा जाता है, जो उसमें वयोवृद्ध या बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको। ठीक, आगे देखें, देखो जिसमें आर्थिक जीवन, इनका जो आर्थिक गतिविधि कैसी होती है, जो अपने जीवन यापन के लिए क्या काम करते हैं, देखो जरा इसमें सबसे पहला कार्य है कि जो भील जनजाति है ये वनोपज, ये जो आपका वनोपज संग्रहण है, जो पशुपालन है, उस पर डिपेंड होते हैं, है ना। देखिए वनोपज संग्रहण होता है आपका, जो वन से लकड़ी काटते हैं उसको बेचते वगैरह है। उसके बाद जो आपका पशुपालन करते हैं, उसका जो दूध वगैरह बेचते हैं, ताड़ी बनाते हैं, ताड़ी को बेचते हैं, उससे इनका जो पेय पदार्थ है उससे इनकी इनकम होती है। इसके बाद तो पोल्ट्री, जो आपकी पोल्ट्री उत्पादन होता है। इसके बाद पारंपरिक जो वस्त्र, जो उनका पारंपरिक जो ये वस्त्र पहनते हैं उनका निर्माण भी करते हैं, उसको बेचते भी है, उससे इनकी जो आर्थिक गतिविधि होती है, इनकम होती है। इसके बाद जो भीलों द्वारा जो कृषि, उनकी जो कृषि होती है, देखो जो बैगा होती है, कल पढ़ा था हमने कि जो बैगा जनजाति है उनकी जो कृषि होती है उनको बोलते हैं बैवार या पोड़ू। इसी प्रकार से जो आपकी भील जनजाति, उनकी जो कृषि होती है उसको चिमाता बोलते हैं। क्या होते हैं? चिमाता। क्या होता है इसमें? जंगल होता है जो, उसको जलाते हैं, उसके बाद जो राख बचती है उसी राख में, उसी राख रूपी और राख और मिट्टी के मिक्सचर में ये अपनी फसल उगाते हैं। सरकार ने इस रोक लगाई है, इसका विरोध होता है, ये इन्वायरमेंट के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसके बाद भी ये फॉलो करते हैं। ठीक, तो भील वनों को काट कर जलाकर राख युक्त जो भूमि होती है तो उस भूमि पर कृषि करते हैं, उसको बोलते हैं चिमाता। ठीक, तो चिमाता का संबंध किस जनजाति से है या फिर भील जनजाति की जो कृषि है उसे क्या कहते हैं, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए धार्मिक जीवन कैसा होता है, किस देवता को मानते हैं? देखिए तो इसमें बाबा देव, गलदेव, बाबा कुहाजा, बाबा कुहाजा का संबंध किससे है? भीतला माता, रानी काजल माता इनकी मुख्य देवता हैं। इसके बाद हनुमान बाबा, बाबा घेष्टा इनके मुख्य देवता है, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे शक्तिशाली देवता कौन से हैं? तो ये राजा सिंह और राजा पंथा। राजा सिंह या राजा पंथा जो है भील जनजाति के सबसे शक्तिशाली देव है, सबसे शक्तिशाली देवता है। कौन? राजा सिंह और राजा पंथा, ध्यान रहेगा आपको। देखो आगे बढ़ते हैं। भील जनजाति जो है प्रकृति को ईश्वर के रूप में मानती है, मतलब इनका जो मानना है कि जो प्रकृति वही ईश्वर है और उसी को पूजते हैं लोग, है ना। अगला है जो इनका जो भील नृत्य है, हमने पढ़ा था लोक नृत्य में, हमने जब पढ़ा था कि जनजाति नृत्य, तो उसमें डिस्कस हमने किया था कि जो भील जनजाति उनमें कौन कौन से नृत्य होते हैं। तो आपका डोहा है, भगोरिया है, गरबी है, कहरवा है ना। उसके बाद आपका टोडा है, पड़वा है, उसके बाद दागला, घोर, बड़िया, ये इनके मुख्य लोक नृत्य हैं किसके? भील जनजाति के। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि इनमें से कौन सा नृत्य भील का है, कौन सा नृत्य बैगा का है, या फिर ये जो ग्रुप है, ये जो ग्रुप ऑफ लोक नृत्य है, इसका संबंध किस जनजाति से, आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो डोहा, भगोरिया, गरबी, कहरवा, टोडा, उसके बाद पड़वा, दागला, घेरा और अंत में घोर और बड़िया, ये इसके मुख्य लोक नृत्य हैं। ठीक, आगे देखें, इसमें और भी हैं, जैसे कालबेलिया जो है ये भी इनका फेमस है, घूमर व घेर जो है ये भी इनके प्रचलित जो है फेमस इनके नृत्य हैं। आगे देखो विशेष, अब जो हमने पढ़ा है इसके बाद जो बच गया है उसको विशेष में शामिल कर रहे हैं। देखो सबसे पहला जो है, जो आपका भगोरिया पर्व है, ये भीलों का मुख्य पर्व है, जो बेसिकली होली के, जो आपका होली के 7 दिन पहले ये शुरू हो जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? भगोरिया हाट लगता है आपका झाबुआ के आसपास। ठीक, तो झाबुआ में भगोरिया हाट लगता है, जिसका संबंध भील जनजाति से रहता है। इसके 3 भाग होते हैं। गुलालिया, जिसमें लड़का लड़की मिलते हैं, एक जो लड़का लड़की मिलते हैं और लड़का जो है वो लड़की को या युवक युवती को गुलाल लगाता है, और अगर लड़की ने गुलाल एक्सेप्ट कर लिया तो उनकी शादी हो जाती है। दूसरा आपका होता है गोल गधेड़ो, इसमें जो है लड़कियाँ लड़कों को घेरती हैं, उसके बाद में जो लड़के होते हैं, युवक होते हैं, वो अपनी पसंद की लड़की को लेकर भागते हैं और जो घरवाले होते हैं उनको पकड़ने का प्रयास करते हैं, और अगर वो घरवाले लड़का लड़की को पकड़ने में सफल होते हैं तो विवाह नहीं होता, लेकिन अगर जो लड़का लड़की भागे हैं उनको कोई पकड़ नहीं पाता तो उनका विवाह करना ही पड़ता है। इस प्रकार से इनमें विवाह होता है। अंतिम उजाड़िया, अंतिम 2 दिन में जब मेला उजड़ने वाला होता है कि समाप्त होने वाला होता है, तो उजड़ा जैसा मालूम होता है, प्रतीत होता है, तो उसको उजाड़िया बोलता है। ठीक, तो गुलालिया में
शुरुआत होती है, लड़का लड़की मिलते हैं, गुलाल लगाते हैं, शादी की बात होती है, इसमें लेके भागते हैं, है ना। इसके बाद इसको प्रेम विवाह भी बोलते हैं, उजाड़िया अंतिम के जो आपके 2 दिन बचते हैं उनको बोलते हैं उजाड़िया। इस प्रकार से तीन स्टेप में ये जो है आपका जो हाट है मेला होता है, ठीक। तो इस रूप में चरणबद्ध रूप से स्टेप बाय स्टेप इसको मनाते हैं, ठीक। तो गुलालिया, गोल गधेड़ो और आपका उजाड़िया इसके भील जनजाति के संग संबंध है। आगे देखें, भीलों के प्रिय संबोधन, जो मामा है इनका जो प्रिय संबोधन है वो मामा है। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि मामा किसका प्रिय संबोधन है, या मामा किसे कहा जाता है, तो उसका आंसर भील है, ठीक। चलो आगे देखो, भीलों के प्रमुख अस्त्र और शस्त्र धनुष बाण है। चूंकि इनका जो नामकरण ही धनुष बाण से हुआ है, धनुष तो हो ही होगा, धनुष बाण तो हो ही होगा, है ना। इसके बाद धारिया व गोफन भी इनका प्रमुख अस्त्र और शस्त्र है। अंत में आपका वेणेश्वर मेला, ये कहाँ पर होता है, ये राजस्थान में होता है। तो इसमें खास ये है, क्वेश्चन ही पूछा गया एग्जाम में कि जो भील जनजाति है उनका कुंभ मेला किसे कहा जाता है, तो भी ये वेणेश्वर मेला को भीलों का कुंभ कहा जाता है। भीलों का कुंभ किसे बोलते हैं, वेणेश्वर मेला, राजस्थान, एमपी में नहीं होता, ये राजस्थान में होता है, कुंभ बोलते हैं, इसलिए इसको मैंने ऐड किया हुआ है। चलो आगे देखें, जातर उत्सव, ये क्या होता है, जब नई फसल आती है ना, नई फसल के आगमन पर जातर उत्सव होता है। ये 2 प्रकार का होता है। देखो पहला इसमें होता है ये उत्सव नांदर जातर के रूप में, 2 वो होते हैं, नांदर जातर और नवाई जातर, 2 के कॉन्सेप्ट है। फिर आगे देखें, भीलों के चित्रकला को पिथौरा, जो उनका चित्रकला है, विश्व प्रसिद्ध जो चित्रकला होती है उनको पिथौरा नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्वेश्चन ही आता है कि इनमें फेमस चित्रकार कौन है, जो उनका पिथौरा, जो उनका वर्ल्ड फेमस पिथौरा उनकी चित्रकला है, उसमें फेमस चित्रकार कौन है, तो अब ये पेमा फात्या, पेमा फात्या जो है इनके विश्व प्रसिद्ध जो है चित्रकार है। कौन है, पेमा फात्या, पेमा फात्या इनके विश्व प्रसिद्ध चित्रकार है। या आपको ध्यान रखना कि पेमा फात्या का संबंध किससे है, तो भैया पिथौरा चित्रकारी से है, और पिथौरा का संबंध किससे है, तो भील जनजाति से है। ध्यान रहेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। चलो अगला है आहाक। तो भैया आहाक क्या होता है, तो बेसिकली जब भीलों द्वारा विवाह या इनका जो रिलेशनशिप होती है ना, वो अपने कुछ हिस्से में, मतलब कुछ क्षेत्र होता है, मतलब भीलों द्वारा विवाह रिश्तेदारी एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही की जाती है, तो उसको आहाक कहते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम शादी कब कहाँ करते हैं, जो हमारे समाज में करते हैं, कुछ निश्चित हमारा क्षेत्र है ना। तो इसी प्रकार से इनके में यही होता है, तो इसको आहाक कहा जाता है, ठीक। इनका क्षेत्र होता है, उसी में ये विवाह करते हैं, अपना रिलेशन निभाते हैं, बनाते हैं, उसको बोलते हैं आहाक, ठीक। ध्यान रहेगा आपको। तो बेसिकली आहाक का संबंध किससे है, भील से है। आगे देखो, द भील्स एक बुक है, द भील्स अ स्टडी, तो इसका संबंध भील से है। इसको किसने लिखा है, इसका आंसर है टी.वी. नायक, जो है इनके द्वारा इसका जो है लिखा, इसका निर्माण किया गया है। ध्यान रखेगा आपको, भील्स, द भील्स अ स्टडी का किसने संपादन किया है, तो इसका आंसर है टी.वी. नायक द्वारा लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखें, दापा प्रथा क्या होती है। दापा प्रथा बेसिकली भील समाज में ऐसा होता है कि जो वर पक्ष है उसको वधु पक्ष को, यानी लड़का है उसको लड़की को दहेज दिया जाता है, मतलब वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को इसमें दहेज दिया जाता है, उसको बोलते हैं दापा प्रथा, है ना। यही है, वर पक्ष की ओर से वधु पक्ष को दहेज दिया जाता है, उसको बोलते हैं दापा प्रथा। तो दापा प्रथा का संबंध दहेज प्रथा से है, लेकिन इसमें उल्टा है, ठीक। इसको लेकिन इसका विरोध हो रहा है, तो सरकार ने इसको समाप्त करने के लिए साथीदार योजना अभियान लॉन्च किया है। 2016 में क्वेश्चन ये आता है कि साथीदार अभियान का संबंध किससे है, दहेज प्रथा से है, ठीक। इसका संबंध किस जनजाति से है, तो ये भील जनजाति से इसका संबंध है। साथीदार अभियान कब शुरू हुआ था, 2016 में, ठीक, 2016 में। ध्यान रहेगा आपको। आगे देखें, अब जो भील नृत्य है, तो हमने पढ़ा था कि जो उस पर डोहा नृत्य है, इसको भील नृत्य का राजा इसको कहा जाता है। भील नृत्यों का गजरा, सॉरी गजरा नहीं, गजरा, तो भील नृत्यों का गजरा किसे कहा जाता है, तो डोहा नृत्य को भील नृत्यों का गजरा कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। आगे देखें, जल संरक्षण से संबंधित हलमा परंपरा भीलों की प्रसिद्ध परंपरा है। तो हलमा परंपरा का संबंध किससे है, वो आपका है भील से, सॉरी जल संरक्षण से, ठीक। तो जल संरक्षण से संबंधित हलमा परंपरा भीलों की
बेसिकली प्रसिद्ध परंपरा। तो क्वेश्चन ये आता है कि हलमा परंपरा का संबंध या उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य है जल संरक्षण, और संबंध किससे है, तो भील से है। ये आपको ध्यान रहेगा। चलो, तो इतना हमने पढ़ा आज। तो भील हमने पूरा पढ़ लिया है, भील हमने समाप्त कर लिया है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे गोंड के बारे में। तो गोंड जनजाति कहाँ रहती है, इनकी क्या विशेषता है ना, इनके कितने इनकी उपजनजातियाँ हैं, देवता कौन से हैं, कृषि कैसी है, सारी पढ़ने वाले हैं, कल पढ़ेंगे। तो किस प्रकार से हम पढ़ने वाले हैं ये आपके सामने डिस्कस हमने कर लिया, किस प्रकार से हम पढ़ेंगे मालूम पड़ गया आपको। आपको सब पढ़ते तो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि इस बार एमपीजीके से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना, 50+ क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए आपका पूरा फोकस एमपी में होना चाहिए। बाकी जो आपके टॉपिक है उनको पढ़ के क्वेश्चन लगाइए आप, तो काफ़ी अच्छा आपको उसमें लाभ मिलेगा। ठीक, तो आज इतना ही है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।